हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2015 से 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे सीटेट के, उसमें से अपना इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम आज से 2022 के पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हम आज 21 जैन 2022 को जो पेपर हुआ था उसका इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना आज का इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं उसकी अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो जाके जल्दी से वो भी चेक कर लीजिए। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पैसेज आ चुका है, पैसेज पढ़ेंगे। When I was born in Dehra, there was a mango grove just opposite to the Bangalore. मैंगो ग्रोव का मतलब होता है आम का बगीचा। तो जब मैं दिल्ली में देहरा में रहता था तो उस टाइम पे when I was a boy, जब मैं एक लड़का था और देहरा में रहता था, उस टाइम पे क्या था कि एक आम का बगीचा था जस्ट अपोजिट द बैंगलोर। बैंगलोर के जस्ट पीछे एक बंगलो था, उसके जस्ट अपोजिट में आम का बगीचा था। ठीक है, it belongs to someone called Seth Govindnath. May his soul rest in peace. And during the mango season, it was fiercely guarded by a giant, a man called Fambiri. तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो बगीचा है, ये जो बगीचा था वो सेठ गोविंद राम जो थे उन्हें बिलोंग करता था। मतलब मे सोल रेस्ट इन पीस का मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड ड्यूरिंग द मैंगो सीजन में क्या होता था कि वहाँ पे एक गार्ड को रख दिया जाता था। कौन से एक गार्ड थे? by a giant, a man called फाम्बेरी नाम के एक बड़े से जो एक गार्ड थे वो उसमें रहते थे। All my effort to get into the grove was repulsed, and on one occasion I received a mild lathi blow of my backside. तो उनके कहने का मतलब था जब वो आम के बगीचे में जाते थे, ऑथर के कहने का मतलब है कि जब वो आम के बगीचे में जाते थे तो उस टाइम पे जो ग्रोव था, जो आम का बगीचा था, वहाँ पे उन्हें भगा दिया जाता था, जाइंट के द्वारा भगा दिया जाता था। और उनके सारे एफर्ट्स जो थे वो सब के सब फेल हो जाया करते थे आम बगीचे से आम चुराने के, है ना। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लीन द ट्री आई प्लेग। उन्होंने बोला, एक दिन जब वो गए तो उन्होंने उससे बोला कि मैं जस्ट पेड़ पे चढ़ रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लिम द ट्री, तो मैं बस पेड़ पे चढ़ रहा था। कम बैक व्हेन द मैंगो सीजन इज ओवर, तब आना जब मैंगो का सीजन खत्म हो जाए। सैड फार्मवेरी विद अ विशियस स्माइल कॉपीड फ्रॉम अ फिल्मी विलन जैसी एक स्माइल उन्होंने पास करी फार्मवेरी ने, जो वहाँ के गार्ड थे। और कहते हैं जब आपका मैंगो सीजन ओवर हो जाए तब आना। एंड देन आई डिस्कवर्ड दैट ही वॉज अ एक्स रेसलर। तब मुझे पता लगा कि वो एक एक्स रेसलर थे, मतलब एक रेसलर रह चुके थे। दैट ही हैज़ बीन अ चैम्पियन इन द यूथ एंड had even through a great King Kong, a famous wrestler from about 40 years ago। 40 साल पहले जो एक ग्रेट रेसलर थे, हमारे किंग कॉन्ग थे, उनके टाइम में किंग कॉन्ग जो ग्रेट रेसलर थे उन्होंने उसे भी फेंका हुआ था। और वो एक एक्स रेसलर थे और बहुत ज़्यादा चैम्पियन थे। ठीक है, आई डिड नॉट नो एट द टाइम दैट किंग कॉन्ग ऑन हिज बैड ईयर्स एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द रिंग। और मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि जब उन्होंने किंग कॉन्ग को फेंका था तो उस टाइम पे किंग कॉन्ग का बैड ही टाइम चल रहा था, और मतलब उनका खेल का प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, और वो रिंग से बाहर फेंके ही जाते थे मोस्टली, मतलब ये सबसे हार जाया कर रहे थे उस टाइम पे। सो वेन एवर आई पास्ड द ग्रोव आई सॉ फार्मवेरी, आई वुड रिमार्क ऑन हिज ग्रेट स्ट्रेंथ एंड सुपर्ब कंडीशन। तो जब मैं भी पार्क से गुजरता था, जब भी मैं आम के बगीचे से गुजरता था, मैं फार्मवेरी को देख के आई वुड रिमार्क ऑन हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, मुझे उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ याद आ जाती थी। एंड हिज सुपर्ब कंडीशन, उनकी सुपर्ब कंडीशन याद आ जाती थी। गोइंग टू फैट रियली, हिज मसल्स लाइक क्रिकेट बॉल्स, उनकी जो मसल्स थी वो क्रिकेट बॉल्स जैसी थी। एंड हिज बुल लाइक नेक, और जो उनकी बुल लाइक नेक थी, मतलब बुल जैसी नेक थी। एंड शोल्डर्स, जो उसके नेक और शोल्डर्स थे वो बुल जैसे थे। ग्रेजुअली
हाँ, ग्रेजुअली द ही वार्म टू मी एंड बिगेन टू टेल मी द एक्सप्लॉइट्स। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो मुझसे नरम होने लगे, बर्ताव में जो वो गार्ड थे वो नरम होने लगे और अच्छे से वो बात करने लगे और अपने एक्सप्लॉइट्स मतलब होता है कारनामे, अपने कारनामे बताने लगे। आई अक्लेम दैम, अक्लेम का मतलब होता है कि मैं उनकी प्रशंसा करने लगा। देन ही शोड मी द फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लाइक पिकिंग अप रॉक एंड हर्लिंग दैम अक्रॉस द रोड। और वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए पत्थर उठाते थे और रोड पे फेंक के बताते थे कि हाँ भाई मैं कितना, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो उसके बाद था आई अपलॉडेड। अपलॉडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अपलॉज करना, मतलब होता है कि तालियां बजाना एक तरीके से, है ना। तो कि देखते हैं हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले टीवी सीरियल्स में भी कहा जाता है बिग राउंड ऑफ अपलॉज, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब तालियां बजाने लगा था, मतलब उनकी बातों पे मतलब खुश होने लगा था एक तरीके से उनकी प्रशंसा करके कि हाँ भाई कितने स्ट्रेंथ है उनके अंदर। बिफोर लॉन्ग ही हैड इन्वाइटेड मी, बिफोर लॉन्ग ही है कहाँ पर है, हाँ, बिफोर लॉन्ग ही हैड इन्वाइटेड मी इनटू द मैंगो ग्रोव एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आई कुड हैव ऑल द मैंगोज आई वांटेड। द गार्डियन ऑफ द ग्रोव एक्चुअली प्रेस देम अपॉन मी। तो इसका मतलब है कि मतलब जो प्रशंसा करने लगे थे वो उसकी, और उनकी बातें सुनते थे, उनकी प्रशंसा करते थे जो रेसलर थे। उसके बाद क्या था, ही हैड इन्वाइटेड, उन्होंने उसे इनवाइट करा था अपने बगीचे के आंगन में, इनवाइट करा बगीचे में, आम के बगीचे में इनवाइट करा। और बाद में हफ्ते के एंड में, एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के एंड में उनके पास जो भी मैंगो उन्हें चाहिए थे वो उसे दे दिया करते थे, उनके पास वो मैंगो थे। ठीक है। चलिए 121 क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमारा पैराग्राफ अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और ये पैराग्राफ काफ़ी ईजी था पुराने जितने भी हमने पैराग्राफ्स पढ़े उनके मुकाबले, क्योंकि बहुत इसमें बहुत ऐसे कम शब्द थे जो बहुत टफ थे। बाकी मोस्टली वर्ड ऐसे थे कि आप आराम से उन वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी आता है तो सेंटेंस की तर्ज पे सेंटेंस कैसा है उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप उसका वर्ड का मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ बहुत ईजी था पहले से। ठीक है। चलिए 121 question. The man who guarded the mango grove looks like a giant, was very persuasive, was armed with a sling, या was very gentle। तो वो giant की तरह दिखता था। ठीक है। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 क्वेश्चन। द मैंग्रोव वॉज सिचुएटेड, मैंगो ग्रोव कहाँ था, बियॉन्ड द क्या बताया था, अपोजिट द बंगलो। नहीं बताया था कि वहाँ पे जो बंगलो था उसके पीछे में आम का पेड़ था, पहली लाइन में बताया गया था। तो ये फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा, जस्ट अपोजिट द बंगलो। ठीक है। 123 क्वेश्चन। द गार्ड एटीट्यूड टू द बॉय चेंज बिकॉज द बॉय, गार्ड का एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ बॉय की तरफ, क्योंकि बॉय ने क्या करा था, जो ऑथर थे उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने उनकी प्रशंसा करी थी, उन्हें अच्छी अच्छी उनकी जितने भी कारनामे थे वो सुने थे, तो मेड हिम फील नाइस अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है। फोर्थ इसका सही हो जाएगा। द बॉय फेल्ड टू गेट इनटू द मैंगो ग्रोव बिकॉज क्यों फेल हो गए थे मैंगो ग्रोव में मतलब जाने से, क्योंकि ही वॉज स्केर्ड ऑफ द मॉन्स्टर्स गार्ड, जो जाइंट गार्ड थे वहाँ के उनसे उन्हें डर लगता था। ठीक है। 125 क्वेश्चन। द वर्ड एक्सप्लॉइट्स यूज्ड इन अ पैसेज, एक्सप्लॉइट का मतलब आपसे पूछा गया है, तो एक्सप्लॉइट्स का मतलब कारनामे, तो एक्ट एज अ हीरोइज्म। ठीक है, हीरोइज्म। फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा क्योंकि कारनामे सुनाए थे ना उन्होंने अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड अक्लेम्ड एज यूज्ड इन द पैसेज, पैसेज में अक्लेम वर्ड यूज हुआ है, इसका जो मतलब है वो क्या बैठता है, अक्लेम में बताया था कि जब उन्होंने अपने कारनामे सुनाए थे तो उसने उसकी प्रशंसा करी थी, तो प्रेज करना, तो इसका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेज। ठीक है। 127 विच पार्ट ऑफ द स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ऑन माई बैक साइड, इसमें से पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। 128 question. Which part of the following sentence contain an error? He is not coming to the school for a week because he is unwell। ये पूरा एक ही सेंटेंस है। जैसे पहले हमने जितने सेंटेंस देखे थे तो वो एक लाइन में लिख दिया करते थे और ABCD लिख दिया करते थे, इन्होंने ऑप्शन में दे दिया उसे। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। ही इज़ नॉट कमिंग टू द स्कूल फॉर अ वीक बिकॉज ही इज़ अनवेल, इसमें कौन से पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, यानी ही इज़ नॉट कमिंग नहीं होगा, ही विल नॉट बी कमिंग होगा, क्योंकि फ्यूचर बात है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं आएगा स्कूल क्योंकि वो अनवेल है। ठीक है। तो ही पहला पार्ट में एरर आ जाएगी, क्यों, ही विल नॉट कमिंग, ही विल नॉट बी कमिंग। ठीक है।
चलिए सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ये हमारे ई कॉमर्स के बारे में है। जितनी भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी कंपनीज होती हैं, जो भी हमारे आजकल ई कॉमर्स चल रहा है, वो उन सब के बारे में ये सब चीज़ें हैं कि जैसे अमेजोन वगैरह कंपनीज है, इसके बारे में पैराग्राफ है। ठीक है, कि शॉपिंग कितनी ईजी हो गई है। Over the last few years, e-commerce has become a indispensable part of the global retail framework. कुछ ही सालों में ई कॉमर्स जो है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट का मतलब है कि हम कह सकते हैं नेसेसरी कह सकते हैं एक तरीके से। तो एक ग्लोबल रिटेल फ्रेमवर्क का एक नेसेसरी पार्ट बन गया है। ठीक है, like many other industries, the retail landscape has undergo a sustained transformation from the advance of internet, and thanks to ongoing digitalization of modern life, customers from virtually every country now profit from the peak of the online transaction. कहने का मतलब ये है कि लाइक अदर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की तरह जो रिटेल का काम होता है वो भी इंटरनेट के आने से उसमें भी काफ़ी हद तक तेज़ी आई है। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फ्रॉम द पीक ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो प्रॉफिट है वो उसके पीक तक पहुंच चुका है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आने से। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका है मॉडर्न लाइफ का, और जो कस्टमर्स हैं वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, दूसरी कंट्रीज से भी जुड़ रहे हैं। एज इंटरनेट एक्सेस एंड अडॉप्शंस आर रैपिडली इंक्रीजेज अराउंड द ग्लोब, द नंबर ऑफ डिजिटल बायर्स वर्ल्ड वाइड कीप क्लिम्बिंग एवरी ईयर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट है वो अडॉप्शन आर रैपिडली इंक्रीज पूरे ग्लोब में यानी पूरी दुनिया में लिखा हुआ है ना अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में जैसे जैसे इंटरनेट का अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, मतलब इंटरनेट के एक्सेस को और बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिजिटल बायर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड वो बढ़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, according to the least calculation, e-commerce growth will accelerate every further in the future. और कैलकुलेशन से ये बात भी पता लगाई गई है कि जो ई कॉमर्स ग्रोथ है वो एक्सेलरेट इवन फर्दर इन फ्यूचर में भी और ज़्यादा एक्सेलरेट होगी, मतलब और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स कैन चूज फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू ब्राउज, कंपेयर एंड परचेज द आइटम और सर्विस दे नीड। जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वहाँ परचेज करते हैं आइटम जो भी उन्हें चाहिए होते हैं। while some website specifically target B2B client, individual customers are also presented with a vast number of digital possibilities. तो कुछ वेबसाइट जो है वो B2B क्लाइंट सिस्टम को अपनाती है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सिस्टम को अपनाती है। और कुछ इंडिविजुअल कस्टमर्स आर ऑल्सो, और जो कुछ कंपनीज होती है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को अपनी सर्विस देती है, और वो ये सब भी डिजिटल से ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है, चलिए As of 2020, online marketplace account of the large share of online purchase worldwide. एज ऑफ 2020 में देखा गया है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो अकाउंट है उसमें ऑनलाइन परचेज में वर्ल्ड वाइड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, लीडिंग द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट इन द टर्म्स ऑफ ट्रैफिक इन अमेजॉन इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV, अमेजॉन रैंक थर्ड बिहाइंड चाइनीज कंपिटिटर्स ताओबाओ एंड टीमॉल। ताओबाओ और टीमॉल जो चाइनीज़ कंपिटिटर्स हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है मतलब वेबसाइट्स में जो ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक का मतलब होता है अब कितना वेबसाइट को विजिट, कितने लोग वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया है, तो क्या पता लगा है कि अमेजॉन जो है वो थर्ड रैंक पर है चाइनीज़ कंपनीज के बाद। जो ताइबाओ और टीमॉल है उसके बाद अमेजॉन जो है वर्ल्ड वाइड थर्ड नंबर पर ट्रैफिक के मामले में, मतलब वहाँ कितने लोग विजिट कर रहे हैं, वहाँ कितना ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक का मतलब है कि वहाँ कितने लोग विजिट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है अमेजॉन ताइबा और टीवॉल के बाद। ठीक है, बोथ प्लेटफॉर्म्स आर ऑपरेटेड बाय अलीबाबा ग्रुप्स। जो ये दोनों प्लेटफॉर्म है द लीडिंग ऑनलाइन कॉमर्स प्रोवाइडेड इन एशिया में जो मतलब ऑनलाइन मार्केट है उसमें जो अलीबाबा ग्रुप है वो लीडिंग कंपनी है। और ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं ताइबा और टीमॉल, ये दोनों अलीबाबा ग्रुप के साथ, अलीबाबा ग्रुप में ही मतलब अलीबाबा ग्रुप के द्वारा ही चलाए जाते हैं। ठीक है,
One of the most visible threats in the world of e-commerce is the unprecedented uses of mobile devices. कि मोबाइल डिवाइसेस आने की वजह से जो है बहुत सारा ई कॉमर्स में जो वेबसाइट है हमारी ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट है, जो वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स का मतलब है जितनी भी वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। एज द अडॉप्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इज प्रोग्रेसिंग एज द रैपिड फेस, और जिस तरीके से लोग मोबाइल डिवाइसेस को अपना रहे हैं धीरे, मतलब कितनी तेज गति से मोबाइल को अपना रहे हैं, मतलब सारे काम आजकल मोबाइल से ही पॉसिबल हो रहे हैं, और जितने नहीं हैं वो सब धीरे धीरे करके मोबाइल में ही आ रहे हैं, ठीक है। Especially in the regions that lack other digital infrastructures, mobile integrations will continue to shape to shopping experience of the future. जिस तरीके से मोबाइल को अडॉप्ट किया जा रहा है, जितनी जल्दी से मोबाइल को अडॉप्ट किया जा रहा है अदर कंट्रीज़ में, उसी तरीके से द रीजंस दैट लैक अदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मोबाइल इंटीग्रेशन विल कंटिन्यू टू शेप द शॉपिंग एक्सपीरियंस। कहाँ पर है? शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर में जिस तरीके से जितनी जल्दी मोबाइल को अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि मोबाइल में चीज़ें नई ऐड होती जा रही, फ्यूचर में शॉपिंग एक्सपीरियंस को वो और ज़्यादा शेप देने वाले हैं और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। M-commerce of the particularly pupil across Asia, with South Asia generating up to 65% of their total online transaction volume via mobile ट्रैफिक। तो एम कॉमर्स जो है वो एशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, पर्टिकुलरली अक्रॉस एशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, और विद साउथ कोरिया 65% ऑफ देयर टोटल ट्रांजेक्शन, जो साउथ कोरिया है वो 65% उनके टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो है 65% वो हो रहा है उनके मोबाइल ट्रैफिक से आता है, मतलब जितना भी उनके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है उसका 65% मोबाइल के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे कितना था, ये सब हमारे जितनी भी ई कॉमर्स के बारे में चीज़ें थी वो बताई गई थी इस पैसेज में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ई कॉमर्स ग्रोथ हैव रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट, या बी है कस्टमर फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज स्टैंड टू गेन फ्रॉम द पीक ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो इसमें से कौन सा सही है? ई कॉमर्स ग्रोथ हैव रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ई कॉमर्स अपने मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, वो आगे चल के और ज़्यादा तरक्की करने वाला है। कस्टमर फ्रॉम द फ्यू कंट्रीज स्टैंड टू गेन फ्रॉम द पर्क्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये भी गलत बात है, यानी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ठीक है। बी बिल्कुल सही, उसी कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनमें से सारी चीज़ें पढ़नी है और हमें देखना है कि पैसेज में से कौन सी बात इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। नॉट ट्रू। द ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस हैव बिकम अ मैटर ऑफ पास्ट। हाँ सही बात है, क्योंकि आजकल जितनी भी सब चीज़ें हैं वो मोबाइल के थ्रू हो रही है, तो ट्रेडिशनल वे लगभग बंद हो चुका है। अमेजॉन लेट्स टू ग्लोबल रैंकिंग ऑफ ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। हाँ तो सही बात है कि अमेजॉन जो है वो बढ़ चुका है, मतलब उसकी लीडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और वो जो है वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक के मामले में वो काफ़ी हद तक मतलब ग्लोबल रैंकिंग को लीड कर रहा है, ठीक है। द अराइविंग ऑफ कंप्यूटर है रेवोल्यूशंस द मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब से कंप्यूटर मतलब ये इंटरनेट्स वगैरह आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन लाए हैं। रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति लाना, तो क्रांति लाए हैं बिजनेस में। द नंबर ऑफ डिजिटल बायर्स कीप क्लिमिंग एवरी 2 years, ये गलत बात है, हर 2 साल में नहीं बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 The retail landscape has undergone a substantial change because रिटेल लैंडस्केप में चेंज आया है क्योंकि पहला एवरी कस्टमर इन द वर्ल्ड इज़ यूजिंग द डिजिटल मोड, या सेकेंड मोस्ट कस्टमर आर टेक्नो सेवी, या थर्ड है गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू पॉपुलराइज ई कॉमर्स, या फोर्थ है हमारा अराइवल ऑफ कंप्यूटर हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं वो हमारे टेक्नो सेवी का मतलब तकनीकी जानकार बन चुके हैं, मतलब एक तरीके से उन्हें फ़ोन यूज़ करना आता है, तभी तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ पाया है। 132 क्वेश्चन। व्हाट अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इज सर्टेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
कि कुछ जो है वर्ल्ड के कुछ पार्ट में जो है इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी और मोबाइल डिवाइसेस। कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है वो मोबाइल डिवाइस की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अदर वहाँ पे जो है वहाँ पे अदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, ये हमने अभी तीसरे शायद आई थिंक थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था मे बी, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे कम जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए उसकी मोबाइल की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, 133 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस ऑफ द पैसेज, में से कौन सी बात पैसेज में नहीं दी गई है। तो पहला है अमेजॉन रैंक थर्ड इन द टर्म्स ऑफ ग्रॉस मर्चेंडाइज, बिल्कुल सही बात है, ये पैसेज में बताया भी गया है। ताओबाओ इज ऑपरेटेड बाय अमेजॉन, ये बिल्कुल गलत बात है, यानी इसका आंसर ये सही हो जाएगा कि नॉट लिखा था, क्योंकि बताया गया था ताओबाओ किसके द्वारा चला जा रहा है, अलीबाबा ग्रुप के द्वारा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द एडवेंट एज यूज इन द पैसेज, एडवेंट से मिलता जुलता मीनिंग आपको बताना है, जो पैसेज में एडवेंट वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है, अराइवल। ठीक है, अराइवल। 135 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच, इनमें से पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, इंटरनेट यूजर्स कैन चूज फ्रॉम वेरियस अदर और वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। 136 क्वेश्चन, बताना है आपने, interactions a teacher has with children of her class while they are engaged in activity। इसमें से क्या होता है कि जब जो टीचर है वो क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है जब उनकी एक्टिविटी चल रही होती है, जब बच्चे एक्टिविटी में वो होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हेल्प डेवलप लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए, जब टीचर जो है बच्चों से इंटरेक्ट करती है, वो अपने काम में बिजी होता है, अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनके बारे में बताती है, उन्हें चीज़ें बताती है, उनके बारे में जो भी एक्टिविटी उनकी चल रही है उनके बारे में जब आप इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, एक तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, उन्हें अपनी लैंग्वेज उनकी डेवलप होती है, एंड सेकेंडली अपने जो भी चीज़ है उसके बारे में उन्हें समझ भी अच्छी आती है, जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में भी वो बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, 137, इफ़ चिल्ड्रन हेयर टू लैंग्वेज स्पोकन अराउंड दैम, दिस एक्सपोजर ऑफ टू लैंग्वेज विल, अगर दो लैंग्वेज अपने आसपास सुनता है तो क्या होगा, जो एक्सपोजर ऑफ टू लैंग्वेज विल जो प्लेस चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, जो चिल्ड्रन को जब वो दो लैंग्वेज सुनता है, जब आप भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे मोस्टली दो लैंग्वेज यूज़ होती है, एक हिंदी होती है, एक आपकी कहीं ना कहीं वो घर की लैंग्वेज है, या अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं या कोई और लैंग्वेज, तो बच्चे क्या होता है, बच्चे को इस चीज़ का एडवांटेज ही मिलता है, कभी उसका डिसएडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है, 138 क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एक्सपोजर टू दैट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, 138 139, स्क्रिबलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट, स्क्रिबलिंग जो होता है इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू, स्क्रिबलिंग से क्या होता है, मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क ऑफ दैम, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रिबलिंग से वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे जो होते हैं स्क्रिबलिंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं, तो ये हमारे कह सकते हैं एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है हैंड राइटिंग इज सेम एज राइटिंग, बी है राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ये बिल्कुल सही बात है, जो राइटिंग होती है वो क्या होती है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है, 141 क्वेश्चन, बिल्डिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आई और हैंड आई कोऑर्डिनेशन विल लेड टू डेवलप, कौन सी स्किल होती है वो डेवलप होती है जब हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, हैंड राइटिंग स्किल, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। 142, एट द फाउंडेशनल स्टेज लर्नर्स शुड बी टॉट इन स्कूल इन देयर होम लैंग्वेज एज, कि जब फाउंडेशन स्टेज होती है तो जो भी लर्नर होते हैं उसे उनकी होम लैंग्वेज में सिखाने से क्या होता है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है टीचिंग लर्निंग
प्रोसेस में। मतलब इसका मतलब कि जब आप उन्हें उनकी लैंग्वेज में बताते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी जागता है, आप क्या बताना चाह रहे हैं वो भी समझ में आता है उनको, और धीरे धीरे करके वो टीचिंग, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उससे पे पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। ठीक है, समझने लग जाते हैं कि आप उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। 143 क्वेश्चन, यूजिंग द लर्नर्स होम लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ स्कूलिंग। क्या होता है कि अगर आप मतलब होम लैंग्वेज जो होती है बच्चे की या लर्नर की, आप उसे स्कूलिंग के टाइम स्टार्ट करते हैं तो प्रमोट अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। ठीक है, जब आप उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, होम लैंग्वेज में, जो भी उसके होम लैंग्वेज है, तो उसे अडॉप्शन करने में ईजी होता है चीज़ों को, और जो होम और स्कूल के बीच में उनका ट्रांजिशन बनता रहता है। ठीक है, 144 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव अचीवमेंट, बी टू गैदर डाटा ऑन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ यूनिट ऑफ स्टडी, सी है टू एवेल्यूट द करेक्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर टू इम्प्रूव टीचिंग एंड स्टडी लर्निंग। फोर्थ आंसर है आपका टू मेजर अ ऑडिट अटेनमेंट एंड स्टेब्लिश क्वालिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या होता है? टू मेजर और ऑडिट अटेनमेंट एंड स्टेब्लिश क्वालिटी। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बीएड में या फिर आपके मोस्टली बीएड में आपको पढ़ाई गई होंगी। ठीक है, 145 क्वेश्चन, टू यूज़ द लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड appropriately in the variety of situation we need to। आपकी जो लैंग्वेज है उसे इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली यूज़ करने के लिए सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका टू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर्स के रूल का पता होना चाहिए, या टू नो द डेफिनेशन ऑफ ईच ग्रामेटिकल आइटम, जो भी आपकी ग्रामेटिकल आइटम है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, या थर्ड पे सिस्टमेटिक अटेंशन टू ग्रामर, ग्रामर में सिस्टमेटिक अटेंशन रखनी चाहिए, या फोर्थ है फोकस ऑन अ यूज ऑफ ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 146 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी बात सही नहीं है अबाउट अ लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? पहला, अ नॉइजी क्लास मीन्स दैट द क्लास हैज इन्वॉल्व लर्नर्स इन लर्निंग, ये बात सही है। सेकेंड है, अ डिसिप्लिन क्लास इज वन वेयर लर्नर्स सिट क्वाइटली एंड टीचर्स वेल। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 क्वेश्चन करेंगे हम। द ग्रामर टास्क क्या होते हैं? ए है हमारा टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज, सेकंड है हमारा टू बी लाइफ ओरिएंटेड, बी थर्ड है फुल्ली फ्रॉम फोकस्ड, या फोर्थ है मेमोरी फोकस्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज। ठीक है, 148 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय नोम चोम्स्की। इसमें से कौन सी बात नोम चोम्स्की द्वारा सजेस्ट की गई है? पहला, देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। सेकंड है, चिल्ड्रन acquire लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज and at different rate depending on the culture into which they are born. Third है, there are an innate human ability to acquire language. या फोर है, children learn language as a product to positive reinforcement। ठीक है, तो इसका सही आंसर चोम्स्की ने जो कहा गया है वो है देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 149, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम। इंडक्टिव मेथड जो प्रोसीड करता है वो कैसे करता है? पहला, हैविली मटेरियल टू लाइट वंस, सेकंड है डिफिकल्ट टू डिफरेंट, थर्ड है फेमिलियर टू अनफेमिलियर, या फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट टू कंसर्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेमिलियर टू अनफेमिलियर। ठीक है, 140 क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट to write letters of alphabet with the help of their fingers in the stand tray. The objective of this activity is to, जो आपकी एक्टिविटी है कि टीचर कहती है स्टूडेंट से कि लेटर्स को लिखना है विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर की हेल्प से सैंड ट्रे पर लिखना है। तो आप बताइए कि इससे क्या होगा? उनकी मोटर स्किल्स को जो फाइन उनकी मोटर स्किल्स होंगी वो फाइन होंगी और उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उनकी मोटर स्किल्स जितनी भी होंगी वो
फाइन होंगी और अच्छे से डेवलप होंगी। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है इंग्लिश का, और कल हम फिर से 2022 के एक पेपर के साथ मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपने अगर इससे पुरानी प्रीवियस ईयर वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी भी वीडियोस हैं आप वो देख लीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे। और अगर आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी। तो इसी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और उसे और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।